नमस्कार दोस्तों। क्या कोई बच्चा जन्म से ही यह जानता है कि क्या सही है और क्या गलत? क्या वह पैदा होते ही समाज के नियम समझ लेता है? बिल्कुल नहीं। एक नवजात शिशु पूरी तरह से निर्भर होता है, लेकिन धीरे-धीरे वही बच्चा सीखता है कैसे बोलना है, कैसे दूसरों के साथ रहना है, क्या सही है और क्या गलत। यह पूरी प्रक्रिया ही सोशलाइजेशन कहलाती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सोशलाइजेशन क्या है, यह किन चरणों में होता है और परिवार, स्कूल, मित्र समूह और मीडिया जैसे एजेंट किस तरह एक बच्चे के व्यक्तित्व को आकार देते हैं। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि गरीबी, बाल श्रम और सामाजिक असमानताएं इस प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं चाइल्डहुड एंड सोशलाइजेशन की इस दिलचस्प यात्रा को। जरा कल्पना कीजिए। एक ऐसे जीव की जो अपने पैरों पर चल तक नहीं सकता, जो एक शब्द बोल नहीं सकता, जिसे ये तक नहीं पता कि इंसाफ या निष्पक्षता क्या होती है। हम्म। और जिसे शायद ये भी नहीं पता कि उसका अस्तित्व अपनी माँ से अलग है। बिल्कुल। और अब जरा सोचिए कि महज कुछ ही सालों में ये वही जीव होगा जो खिलौनों के लिए मोलभाव करेगा, सजा से बचने के लिए झूठ भी बोलेगा और समाज के उन अदृश्य नियमों का पालन करेगा जो कहीं लिखे भी नहीं हैं। जो कि अपने आप में एक बहुत एक हैरान करने वाला ट्रांसफॉर्मेशन है। है ना? एक पूरी तरह से असहाय और निर्भर नवजात शिशु समाज का एक समझदार, सक्रिय और आत्मनिर्भर हिस्सा कैसे बन जाता है? ये कोई जादू तो है नहीं, बल्कि ये दुनिया की सबसे जटिल प्रोग्रामिंग है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारी इस विस्तृत चर्चा में आपका स्वागत है। आज का हमारा मिशन बिल्कुल यही समझना है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी के एक बेहद दिलचस्प अध्याय चाइल्डहुड एंड सोशलाइजेशन के नोट्स के आधार पर इस पूरी यात्रा को डिकोड करने वाले हैं। तो ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि हमारा दिमाग और व्यवहार वास्तव में कैसे आकार लेते हैं। ये वाकई एक ऐसा विषय है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत हल्के में ले लेते हैं। हमें लगता है कि बच्चे बस समय के साथ बड़े हो रहे हैं और चीजें सीख रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो प्राकृतिक लगता है ना, हाँ, देखने में। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसके विज्ञान की गहराई में जाएं, तो सोशलाइजेशन के बिना ना तो हमारे समाज का कोई अस्तित्व है और ना ही हमारी किसी संस्कृति का। ये सिर्फ लोगों से बातचीत करना या टेबल पर बैठकर खाना खाने के नियम सीखना नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये वो धुरी है जिस पर पूरी मानव सभ्यता का पहिया घूम रहा है। सोचिए, अगर किसी कारण से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सोशलाइजेशन की ये प्रक्रिया रुक जाए, तो क्या होगा? हमारा पूरा सामाजिक ढांचा, हमारे सारे नियम कानून सिर्फ एक ही पीढ़ी में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ओहो, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। मतलब पूरी सभ्यता ही खत्म हो जाएगी। तो अगर हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करें, मैं सोच रही थी कि ये प्रक्रिया वास्तव में है क्या? एक खाली स्लेट जैसा दिमाग एक इंसान बनता कैसे है? तो इसे समझने के लिए मशहूर समाजशास्त्री एंथनी गिडन्स ने बहुत ही सटीक परिभाषा दी है। उन्होंने सोशलाइजेशन को एक ऐसी प्रक्रिया बताया है जिसके माध्यम से एक पूरी तरह से निर्भर नवजात शिशु धीरे धीरे एक सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल, यानी एक आत्मजागरूक व्यक्ति बनता है। अच्छा, मतलब वो सिर्फ नियम नहीं सीख रहा, वो खुद को भी पहचान रहा है। बिल्कुल, वो धीरे धीरे अपने समाज की सांस्कृतिक प्रथाओं में ढलने लगता है। और सबसे जरूरी बात, ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो 2-4 साल में खत्म हो जाए। ये जीवन भर चलने वाली यात्रा है। हमारे नोट्स इस यात्रा को 5 मुख्य विकास आयामों में बांटते हैं, जिसमें सबसे पहला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ याददाश्त या रटने की क्षमता से होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोचने, समस्याओं को सुलझाने और दुनिया के लॉजिक को समझने की क्षमता है। जैसे जब एक छोटा बच्चा अपने आसपास के लोगों से बातचीत करता है तो उसके दिमाग के न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं। तो वो कारण और परिणाम समझना शुरू करता है। एकदम सही। वो देखकर और नकल करके ये समझता है कि अगर मैं रोऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा। ये कॉज एंड इफेक्ट समझना उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बहुत तेजी से बढ़ाता है। मुझे समझ आ रहा है। और मैंने देखा कि दूसरा आयाम है इमोशनल डेवलपमेंट। तो क्या, मतलब मैं सोच रही थी कि क्या हम जन्म से ही अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना जानते हैं? नहीं, जन्म के समय तो भावनाएं बहुत ही कच्ची और अनियंत्रित होती हैं। इमोशनल डेवलपमेंट सिर्फ अपनी भावनाओं को महसूस करना नहीं है, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना है। जैसे छोटे बच्चे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या जमीन पे लोटने लगते हैं। हाँ, वही टेंटम्स। लेकिन जब वो बच्चा पहली बार उदास या सैड शब्द का मतलब सीखता है, तो अक्सर उसके वो नखरे कम हो जाते हैं,
क्योंकि अब वो रोने के बजाय अपनी भावना को शब्दों में व्यक्त कर सकता है। और यहीं से हम दूसरों के लिए एम्पैथी या सहानुभूति महसूस करना भी सीखते हैं। और शायद यही चीज हमें तीसरे आयाम की तरफ ले जाती है ना, जो है सोशल डेवलपमेंट। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, तभी आप समाज में अनुकूलन कर सकते हैं। मतलब संचार कैसे करना है, लोगों की बातें कैसे सुननी है, और यहाँ तक कि बात करते समय आई कांटेक्ट कैसे बनाए रखना है। एकदम सही कहा आपने। और इन तीनों के साथ जुड़ा है चौथा और बहुत ही दिलचस्प आयाम, मॉरल डेवलपमेंट। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन है। क्या कोई बच्चा पैदाइशी तौर पर ये जानता है कि चोरी करना गलत है या सच बोलना सही है? इंसान जन्म से नैतिक या अनैतिक नहीं होता। मॉरल डेवलपमेंट सही और गलत के बीच का अंतर समझने की क्षमता है। ईमानदारी, न्याय, निष्पक्षता, ये सारे मूल्य समाज सिखाता है। मतलब शुरुआत में बच्चा सिर्फ डांट से बचने के लिए चीजें नहीं चुराता। हाँ, शुरुआत में सिर्फ सजा का डर होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो ये समझने लगता है कि चोरी करने से वास्तव में दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है। हाँ, ये बाहरी नियमों का आंतरिक मूल्यों में बदलना है। बहुत खूब। और आखिरी आयाम क्या है? पांचवा आयाम है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अब इसे सिर्फ धर्म या पूजा पाठ से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये आंतरिक मूल्यों की खोज और आत्म जागरूकता है, जो इंसान को अपने जीवन का उद्देश्य खोजने में मदद करती है। अच्छा, अगर मैं इसे एक आसान उपमा दूं, तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ब्रांड न्यू कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा हो। दिलचस्प है। कैसे? जैसे ये पांचों आयाम उसके अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। हाँ। मान लीजिए मॉरल डेवलपमेंट का एक एंटीवायरस इंस्टॉल किया जा रहा है, जो तय करेगा कि सिस्टम में कौन सी फाइलें करप्ट है और कौन सी सही। बिल्कुल। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका प्रोसेसर है, जो तय करेगा कि ये कंप्यूटर कितनी तेजी से दुनिया के विशाल नेटवर्क से सफलतापूर्वक जुड़ सकेगा। What's fascinating here is कि ये सारे सॉफ्टवेयर्स ना एक दूसरे से अलग थलग काम नहीं करते। ये गहराई से आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब एक दूसरे पर निर्भर हैं। बिल्कुल। एक बच्चे का कॉग्निटिव प्रोसेसर जितना तेज होगा, वो परिस्थितियों को उतना ही बेहतर समझेगा। और जब वो स्थिति को बेहतर समझेगा, तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट और मॉरल एंटीवायरस भी उतना ही मजबूत होगा। कंप्यूटर बाहरी दुनिया के नेटवर्क से जुड़ता है, तो इसके अपडेट्स कैसे काम करते हैं? मतलब समय के साथ सीखने के विभिन्न चरण क्या हैं? हमारे नोट्स इस यात्रा को बहुत ही स्पष्ट चरणों में बांटते हैं। सबसे पहली शुरुआत होती है प्राइमरी सोशलाइजेशन से। ये जीवन की बिल्कुल बुनियादी नींव है और ये घर भर होती है। जहाँ कोई स्कूल की घंटी नहीं बजती, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं होता। हाँ, ये अनौपचारिक शिक्षा है, जहाँ माता पिता और परिवार से बुनियादी मूल्य सीखे जाते हैं। बच्चा यहाँ मुख्य रूप से बस अवलोकन करके और नकल करके सीखता है। लेकिन घर का माहौल तो बहुत सुरक्षित होता है ना, वहाँ तो बच्चा ही दुनिया का केंद्र होता है। असली चुनौती तो तब शुरू होती होगी जब वो घर की चारदीवारी से बाहर कदम रखता है। बिल्कुल। और वहीं से सेकेंडरी सोशलाइजेशन शुरू होता है। ये हमारी औपचारिक शिक्षा का चरण है, जब बच्चा स्कूल जाता है और अपने पीयर ग्रुप्स यानी हम उम्र साथियों के साथ समय बिताता है। जहां उसे ये समझ आता है कि दुनिया सिर्फ उसके आसपास नहीं घूम रही। हाँ, घर में हो सकता है कि उसकी हर जिद पूरी होती हो, लेकिन स्कूल के नेटवर्क में उसे लोकतांत्रिक माहौल में रहना, अपनी बारी का इंतजार करना और उन लोगों के साथ तालमेल बिठाना सीखना पड़ता है जो उसके परिवार के नहीं है। मतलब वो बाहरी दुनिया के नियमों से परिचित होता है। इसके बाद नोट्स में एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट का जिक्र है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। समाजशास्त्री रॉबर्ट मर्डन ने इसे समझाया है। ये तब होता है जब कोई व्यक्ति भविष्य की किसी भूमिका के लिए खुद को पहले से तैयार करता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि हमारा इंसानी दिमाग हमेशा सुरक्षित महसूस करना चाहता है। जब हम किसी नए समूह या नए सामाजिक स्तर में जाने वाले होते हैं ना, तो हमें रिजेक्शन का बहुत डर होता है। अच्छा, तो हम पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। हम उस समूह के मानदंडों और व्यवहारों को पहले से ही अपनाने लगते हैं। उदाहरण के लिए, एक ड्रामा स्कूल का छात्र एक असली एक्टर की तरह कपड़े पहनने लगता है और वैसे ही बात करने लगता है। वो उस ट्राइब का हिस्सा बनने से पहले ही उनकी तरह व्यवहार करके अपनी जगह पक्की कर रहा है। सही कहा। और फिर एक और बेहद ही शक्तिशाली चरण आता है, जिसे अर्विंग गॉफमैन ने रीसोशलाइजेशन का नाम दिया है। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। टोटल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट है ना? हाँ, जैसे कि कोई जेल या मानसिक शरणालय, जहां इंसान की पुरानी पहचान को पूरी तरह से मिटाकर एक नई पहचान गढ़ी जाती है। इंसान को अपने पुराने सारे नियम और मूल्य भुलाने पड़ते हैं।
लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है, क्या रीसोशलाइजेशन हमेशा इस टोटल इंस्टीट्यूशन जैसी किसी मजबूरी या किसी भारी दबाव वाले माहौल में ही होता है? क्या ये स्वेच्छा से नहीं हो सकता? आप किस तरह की स्थिति की बात कर रही हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से अपना देश छोड़कर एक पूरी तरह से अलग संस्कृति वाले नए देश में जाकर बसता है। वहां भी तो उसे अपने पुराने नियम भुलाकर नए नियम सीखने पड़ते हैं, तो क्या वो रीसोशलाइजेशन नहीं है? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो आपका नजरिया बिल्कुल सही है। रिसोशलाइजेशन असल में समाज में अनुकूलन या एडेप्टेबिलिटी का सबसे चरम रूप है। ये तब घटित होता है जब आपके पिछले सीखे गए व्यवहार या आपका पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम काम करना बंद कर दे। और गॉफमैन ने टोटल इंस्टीट्यूशन का उदाहरण शायद इसलिए दिया क्योंकि वहां ये प्रक्रिया जबरदस्ती होती है। हाँ, और सबसे तीव्रता से होती है। लेकिन हाँ, जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से एक नई संस्कृति में जाता है, या यहाँ तक कि जब कोई एक बिल्कुल अलग कॉर्पोरेट कल्चर वाली नई नौकरी शुरू करता है जहाँ पुराने नियम नहीं चलते, तभी वो अपना हार्ड ड्राइव वाइप करके रीसोशलाइजेशन के दौर से ही गुजर रहा होता है। ये बहुत स्पष्ट हो गया। अब जब हमने सोशलाइजेशन के प्रकार समझ लिए हैं, तो ये जानना भी जरूरी है कि ये प्रोग्रामर्स कौन हैं जो ये नियम हमारे दिमाग में फीड कर रहे हैं। मतलब हमारे एजेंट्स और सोशलाइजेशन कौन है? तो सबसे पहला और सबसे गहरा कोड लिखने वाले तो जाहिर तौर पर परिवार और माता पिता है। पेरेंटिंग और चाइल्ड रियरिंग ही वो चश्मा बनाते हैं जिससे बच्चा दुनिया को देखता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस में पहुंचता है, ये डायनामिक तो पूरी तरह से बदल जाता है ना? बिल्कुल बदल जाता है। हाँ, टीनेजर्स के लिए तो माता पिता की राय अचानक से आउटडेटेड हो जाती है। हाँ, और इस उम्र में पीयर ग्रुप्स का प्रभाव सबसे अधिक हो जाता है। किशोर अपने दोस्तों से वैलिडेशन चाहते हैं, वे अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से साझा करते हैं और परिवार से अलग अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाते हैं। और इसके समानांतर एक और बहुत बड़ा एजेंट काम कर रहा होता है, स्कूल संस्कृति। स्कूल असल में समाज का एक मिनिएचर या छोटा रूप है। बिल्कुल। और स्कूलों के बारे में सबसे दिलचस्प चीज मुझे हिडन करिकुलम लगी। मतलब वो चीजें जो किसी सिलेबस की किताब में नहीं लिखी हैं, लेकिन स्कूल के माहौल से बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। जैसे कि जब एक बच्चा घंटी बजते ही क्लास में भागता है या बोलने से पहले हाथ उठाता है, तो वो सिर्फ अनुशासन नहीं सीख रहा। तो वो और क्या सीख रहा है? वो समाज के पदानुक्रम या हायरार्की को स्वीकार करना सीख रहा है, समय की पाबंदी और सत्ता का सम्मान करना। ये हिडन करिकुलम बच्चों को कल के कारखानों और दफ्तरों के लिए आज्ञाकारी नागरिक बना रहा है। Here's where it gets really interesting. जब हम चौथे एजेंट की बात करते हैं, मास मीडिया, टीवी और रेडियो से लेकर आज के इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का एल्गोरिदम। ये बहुत ही प्रासंगिक मुद्दा है। जिस तरह से आज बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, क्या ये अदृश्य डिजिटल दुनिया अब परिवार के प्राइमरी सोशलाइजेशन पर भी हावी हो रही है? मतलब क्या एक वायरल वीडियो अब माता पिता से ज्यादा बड़ी भूमिका निभा रहा है? ये आज के समय का बहुत बड़ा सवाल है। मैस मीडिया वाकई एक बहुत ही शक्तिशाली एजेंट है। ये बच्चों के ज्ञान का दायरा रातों रात दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंचा देता है। लेकिन क्या? मनोविज्ञान के अनुसार इसका प्रभाव अक्सर अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट होता है। मीडिया भले ही जानकारी का सैलाब ले आए, लेकिन उस जानकारी का मतलब क्या निकालना है, ये अभी भी परिवार द्वारा दिए गए प्राइमरी सोशलाइजेशन के फिल्टर पर निर्भर करता है। अच्छा, तो जो बुनियादी कोड माता पिता ने लिखा है वो अभी भी काम करता है? हाँ, माता पिता ने शुरुआत में जो मॉरल और कॉग्निटिव कोड लिखा है, बच्चा मीडिया से मिली जानकारी को उसी कोड के जरिए प्रोसेस करता है। इसलिए मीडिया शक्तिशाली जरूर है, लेकिन परिवार की बुनियादी प्रोग्रामिंग को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता। ये सुनकर थोड़ी राहत मिली सच में। अब जरा स्कूलों और शिक्षकों पर वापस आते हैं। ये समाज का एक ऐसा एजेंट है जो एक नियंत्रित वातावरण देता है। रिसर्च बताती है कि स्कूलों का काम केवल किताबी ज्ञान देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्कूलों में इंक्लूसिवनेस, एम्पैथी और करुणा को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। अलग अलग त्योहारों को मनाने जैसे कार्यक्रमों के जरिए कल्चरल डाइवर्सिटी का सम्मान करना सिखाया जाता है। और इसी संदर्भ में शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षकों की भूमिका को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। हाँ, पहले शिक्षकों को बस ट्रांसमिटर्स ऑफ नॉलेज माना जाता था। मतलब उनका काम था किताब से ज्ञान लेकर बच्चे के दिमाग में डाल देना। हाँ, लेकिन अब कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडोलॉजी का उदय हुआ है। इसके तहत शिक्षक अब फैसिलिटेटर्स एंड एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज बन गए हैं। इसका मतलब है कि शिक्षक अब एक पुरानी गाइड बुक की तरह नहीं है जो आपको बताती है कि पेज नंबर 10 पर जाओ और ये लाइन रट लो।
बल्कि वे अब एक कंपास बन गए हैं। वो दिशा दिखाते हैं, माहौल बनाते हैं, लेकिन छात्रों को अपना रास्ता और अपना ज्ञान खुद खोजना सिखाते हैं। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के इस इंटरनेट युग में जहां हर तरह की जानकारी महज एक क्लिक पर मौजूद है, शिक्षकों को कंपास बनने की जरूरत क्यों है? क्योंकि सूचनाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस सूचना में से क्या सच है और क्या झूठ, ये जानना मुश्किल है। बिल्कुल। डीप फेक्स या फेक न्यूज का जमाना है। इसीलिए शिक्षकों का सबसे अहम काम अब छात्रों के भीतर क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक सोच विकसित करना है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? यदि शिक्षक क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देंगे, तो सूचनाओं के इस भारी सैलाब में छात्र कभी भी ऑथेंटिक एंड वैलिड नॉलेज यानी प्रामाणिक ज्ञान की पहचान नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। लेकिन अब तक हमने जो भी बात की, अच्छे स्कूल, बेहतरीन शिक्षक, सपोर्ट करने वाला परिवार, ये सब एक आदर्श स्थिति है। हाँ, वास्तविकता तो कुछ और ही होती है कई बार। बिल्कुल। वास्तविकता ये है कि ये सोशलाइजेशन की प्रक्रिया हमेशा इतनी स्मूथली नहीं चलती। जब समाज में गंभीर असमानताएं होती हैं, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत बड़े क्रैश आ जाते हैं। हमारे स्रोत व्यवस्था की इन रुकावटों पर भी रोशनी डालते हैं, जिनमें सबसे बड़ी है पॉवर्टी, यानी गरीबी। गरीबी का प्रभाव सोशलाइजेशन पर बहुत गहरा और सच कहूं तो विनाशकारी होता है। इसे सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसों की कमी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। तो इसे कैसे देखा जाना चाहिए? गरीबी बच्चों में क्रॉनिक स्ट्रेस पैदा करती है, और ये स्ट्रेस उनके शारीरिक, मस्तिष्क विकास, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल स्किल्स को गंभीर रूप से बाधित करता है। जब एक बच्चे के घर में कल के खाने की अनिश्चितता हो, तो उसका ध्यान स्कूल या नए दोस्त बनाने पर कैसे केंद्रित हो सकता है? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका सीधा मतलब यह है कि पॉवर्टी सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, ये बचपन के बुनियादी सोशलाइजेशन के अवसरों की चोरी है। और इसी गरीबी का सबसे क्रूर परिणाम है चाइल्ड लेबर या बाल श्रम। हाँ, चाइल्ड लेबर कोई शौक या विकल्प नहीं होता। ये बड़े परिवार के सर्वाइवल या अस्तित्व को बचाने का एक हताश प्रयास होता है। जब वयस्कों की आय कम होती है, तो बच्चों को काम पर धकेल दिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बच्चा स्कूल से बाहर हो जाता है। बिल्कुल, उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन वहीं रुक जाता है। वो अपने पेयर ग्रुप से कट जाता है। और क्योंकि उसकी शिक्षा छूट जाती है, तो जब वो बड़ा होता है, उसके पास कोई विशेष कौशल नहीं होता। उसे केवल अनस्किल्ड जॉब्स मिलती हैं, जहां वेतन हमेशा कम रहता है। इसके परिणाम स्वरूप वो खुद गरीबी में रहता है और फिर उसके बच्चों को भी काम करना पड़ता है। ये एक ऐसा चक्र है जो पीढ़ियों तक चलता है। और इसके साथ ही ना एक और गंभीर रुकावट है, चाइल्ड अब्यूज या बाल दुर्व्यवहार। ये सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक या भावनात्मक उपेक्षा भी हो सकती है। इसका सोशलाइजेशन पर क्या असर पड़ता है? जो बच्चे अपने प्राइमरी सोशलाइजेशन के दौरान ऐसे दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं, उनके इमोशनल डेवलपमेंट में गहरी दरारें आ जाती हैं। वे अक्सर अपनी भावनाओं को प्रोसेस नहीं कर पाते, जो आगे चलकर ड्रग्स की लत या बाल अपराध, जिसे जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी कहते हैं, वैसी गंभीर सामाजिक समस्याओं का रूप ले लेती है। ये वाकई दिल दहला देने वाला है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक अच्छा स्कूल खोल देना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसीलिए इन सामाजिक बीमारियों से निपटने के लिए किसी एक उपाय से काम नहीं चलेगा। रिसर्च एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच यानी बहुआयामी दृष्टिकोण की वकालत करती है। जैसे कि शिक्षा को अनिवार्य बनाना। हाँ, शिक्षा को सुलभ और अनिवार्य बनाया जाए। इसके साथ ही गरीब परिवारों के लिए सोशल सेफ्टी नेट्स तैयार किए जाएं, जैसे राशन या आर्थिक मदद, ताकि वे सर्वाइवल के लिए बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर न हों। और सबसे महत्वपूर्ण, बाल श्रम और दुर्व्यवहार के खिलाफ कड़े कानून पूरी सख्ती से लागू होने चाहिए। ये हमें पूरी तस्वीर दिखाता है। तो अगर हम आज की इस विस्तृत चर्चा को समेटें, तो ये स्पष्ट है कि एक पूरी तरह से निर्भर नवजात शिशु से लेकर समाज के एक जिम्मेदार सदस्य बनने तक की ये यात्रा बेहद जटिल है। बहुत जटिल है। इसमें प्राइमरी सोशलाइजेशन की मजबूत नींव है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में पीयर ग्रुप्स का प्रभाव है, स्कूलों का क्रिटिकल थिंकिंग सिखाने वाला रवैया है और मास मीडिया की पहुंच भी है। और साथ ही हमने ये भी देखा कि कैसे पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर जैसी असमानताएं इस पूरे विकास को रोक सकती हैं। और श्रोताओं को ये भी याद रखना चाहिए कि ये प्रक्रिया बचपन में खत्म नहीं होती। हाँ, ये तो जीवन भर चलती है। बिल्कुल। वयस्कों के रूप में भी जब हम किसी नए शहर में जाते हैं, किसी नए ऑफिस कल्चर में ढलते हैं या कोई नई तकनीक अपनाते हैं,
तो हमारा एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन और रीसोशलाइजेशन आज भी लगातार चल रहा है। हम हर दिन अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट कर रहे हैं। एकदम सही। तो आज की इस चर्चा को हम उसी कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम वाली उपमा के साथ खत्म करते हैं। हमने देखा कि इंसान कैसे एक दूसरे को प्रोग्राम करते हैं। लेकिन चलते चलते मैं एक बिल्कुल नए विचार पर सवाल छोड़ना चाहती हूँ। वो क्या है? जरा सोचिए, अगर भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम्स पूरी तरह से बच्चों के सबसे प्रमुख मास मीडिया एजेंट्स बन जाएं, अगर एक बच्चा अपने माता-पिता या दोस्तों से ज्यादा एक एआई बॉट के साथ बात करके दुनिया के नियम समझने लगे, तो क्या होगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या मशीनों द्वारा किया गया ही नया प्राइमरी सोशलाइजेशन समाज के बुनियादी मानवीय, मॉरल डेवलपमेंट और एम्पैथी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? क्या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भविष्य में इंसानी रहेगा या पूरी तरह से मशीनी हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। बिल्कुल। तो इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जिज्ञासा को हमेशा जगाए रखें। तो दोस्तों, ये था हमारा डीप डाइविंग पॉडकास्ट। अब हम इस टॉपिक से जुड़े कुछ MCQ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो इसमें 3 पार्ट हैं। पहला, हम कुछ रियल वर्ल्ड के सिनेरियो या सिचुएशंस लेंगे और फिर आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे जिसमें आपको अपने अभी तक आपने जो भी समझ में आया उसके बेसिस पर आपको ऑप्शन चूज़ करने हैं और जिससे आपका नॉलेज टेस्ट होगा। और तीसरा, फिर हम सही ऑप्शन देखेंगे और फिर सही ऑप्शन से कौन सा थ्योरेटिकल मॉडल जुड़ा हुआ है उसको हम थोड़ा ब्रीफली देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला राउंड 1 है द कोर मैकेनिज्म। तो इसमें जो उदाहरण लिया हुआ है कि एक छोटा बच्चा बेसिक मैनर्स और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना तो घर में सीखता है, लेकिन फिर बच्चा KG क्लास में स्कूल में दाखिल होता है और ये सीखता है कि अगर टीचर से कोई प्रश्न करना है तो पहले हाथ ऊपर करना है, तब टीचर बोलेगा, फिर हमें क्वेश्चन पूछना है। क्लासरूम के और भी रूल्स एंड रेगुलेशंस सीखता है वो। तो ये जो लर्निंग बच्चे की स्कूल में हुई वो कौन सा फेज है उसका? तो 4 ऑप्शंस है। ए है प्राइमरी सोशलाइजेशन, बी सेकेंडरी सोशलाइजेशन, सी एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, डी रीसोशलाइजेशन। आपको जो भी ठीक लगता है आप चूज़ कीजिए। आइए इसका उत्तर हम देखते हैं। इसका सही उत्तर है करेक्ट आंसर बी, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में तो बेसिक वैल्यूज़ और लाइफ फाउंडेशंस बच्चा सीखता है, वो भी अपने पेरेंट्स से, फैमिली मेम्बर्स से, दादा दादी, चाचा चाची, और इनफॉर्मल तरीके से सीखता है। पर सेकेंडरी सोशलाइजेशन में बच्चा फॉर्मल तरीके से चीज़ें सीखता है एक स्कूल जैसे एटमॉस्फेयर में। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें एक उदाहरण लिया हुआ है कि एक हाई स्कूल का बच्चा डिसाइड करता है कि उसे प्रोफेशनल एक्टर बनना है और ड्रामा स्कूल में भर्ती होने से पहले वो उसकी प्रैक्टिस पहले से करने लगता है। वो कैसे बोलना है, कैसे कपड़े पहनना है, और लेट नाइट रिहर्सल भी करता है वो एक्टिंग की कि थिएटर में वो जाके कैसे काम करेगा। तो इस सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे? और ये कॉन्सेप्ट रॉबर्ट के मर्टन जी ने दिया था। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने। आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। तो जैसा हमने पॉडकास्ट में भी सुना था कि जब कोई इंडिविजुअल कोई नए ग्रुप के लिए अपनी तैयारी करता है, अपना बिहेवियर चेंज करता है, पैटर्न चेंज करता है, तो उसको एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। अब अगली सिचुएशन देखते हैं कि एक इंडिविजुअल एक ऐसे स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में गया है जहाँ जिससे वो फैमिलियर नहीं है और उसको अपना पुराना पैटर्न्स और आदतें छोड़नी है और उसे नए पैटर्न्स में नए नियम के हिसाब से ढलना है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसमें भी 4 ऑप्शन है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा रीसोशलाइजेशन। तो रीसोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति अपनी ओल्ड वैल्यूज़ को छोड़ के और नए वैल्यूज़ को अडॉप्ट करता है। इसकी अवधारणा इरविंग गॉफमैन ने दी थी और इरविंग गॉफमैन ने इसको टोटल इंस्टीट्यूशन से लिंक किया था। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं। अब राउंड 2 है द इकोसिस्टम। तो इसमें जो प्रश्न है कि फैमिलीज़ और पीयर जो होता है वो बच्चे को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। पीयर मतलब ऐसा ग्रुप जो बच्चों के हम उम्र होता है और जिसका बच्चों पे काफ़ी गहरा असर पड़ता है, जैसे स्कूल के सहपाठी, हमारे मोहल्ले के दोस्त, हमारे हम उम्र कजिन्स। तो उनका हम पे डायरेक्ट उनका बच्चों पे डायरेक्ट असर पड़ता है। लेकिन ऐसा कौन सा एजेंट है जिसका इनडायरेक्ट असर पड़ता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आइए जानते हैं कौन सा एजेंट है जिसका बच्चे पर इनडायरेक्ट असर पड़ता है पर पावरफुल असर पड़ता है। तो आंसर है मास मीडिया, जैसे टीवी, इंटरनेट, सोशल प्लेटफॉर्म। तो ये पावरफुली बच्चे का बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, पर ये डायरेक्ट सोर्स नहीं है, डायरेक्ट एजेंट नहीं है। ये इंटरपर्सनल डायलॉग नहीं कर सकता बच्चे के साथ, ये बच्चे को इनडायरेक्ट तरीके से अफेक्ट करता है। तो आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो इसमें पूछा है कि डेवलपमेंट
जो टाइमलाइन डिस्कस की है उसमें कौन सी उम्र में पीयर ग्रुप का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस बच्चे की पर्सनालिटी, विचार और एक्शंस पे पड़ता है। तो पीयर ग्रुप जैसे हमने डिस्कस किया था, पीयर ग्रुप मतलब जो हमारे स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, हमारे मोहल्ले के दोस्त हैं, हमारे 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 कजिन्स हैं, ऐसे लोग जिनके साथ हमारा रेगुलरली मिलना उठना बैठना, हम फ्रीली अपनी ओपिनियंस जिनके साथ ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, थॉट्स का आदान प्रदान करते हैं, जिनसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं। तो किस उम्र में सबसे ज़्यादा होता है? देखिए इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है एडोलसेंस। तो युवावस्था वो उम्र है जिसमें सबसे ज़्यादा पीयर ग्रुप का बच्चे पर असर होता है, और फैमिली का जो असर है वो धीरे धीरे लो हो जाता है, कम होता है बच्चे से, और जैसे जैसे बच्चा युवावस्था में प्रवेश करता है पीयर ग्रुप का प्रेशर बच्चे पे ज़्यादा हो जाता है। तो आइए अब हम राउंड 2 में अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ होती हैं, मतलब जो ऐसी लो इनकम कम्युनिटीज़ होती हैं जिनके बच्चों को लेबर यानी श्रम करना पड़ता है, बाल श्रम करना पड़ता है, और उनको ये एजुकेशन से भी दूर कर देती हैं, और उनको मजबूरी में कोई ऐसा अनस्किल्ड जॉब करना पड़ता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण क्या है, आइए देखते हैं। तो इसका मुख्य कारण है गरीबी। तो गरीबी वो कारण है जो बच्चे को बहुत कम उम्र में मजबूर करती है काम करने के लिए, और कोई ऐसी अनस्किल्ड जॉब पकड़ने के लिए जिसमें कोई भविष्य भी नहीं है, और मजबूरी में उसे वैसा काम करना पड़ता है पढ़ाई छोड़ के। तो गरीबी वो कैटलिस्ट है जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया को फ्रैक्चर कर देता है। फ्रैक्चर मीन्स उसको ध्वस्त कर देता है। आइए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है राउंड 3 द आर्किटेक्ट। तो इसमें एक सिचुएशन दी है जिसमें कहा गया है कि एक टीचर हैं जो कि अभी सिर्फ लेक्चर फॉर्म में पढ़ाते हैं, मतलब वो बोलते हैं और बच्चे सुनते हैं, पर कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी से प्रभावित होकर उन्होंने अपना टीचिंग स्टाइल चेंज कर लिया है। अब वो लेक्चर देने की बजाय कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि एक प्रोजेक्ट है उस पर टीम बना के टीम वर्क करो, स्टडी मटेरियल है उसमें बच्चों को कहते हैं कि आप खुद अपने आप से समझने का प्रयास करो, और उससे जो भी प्रश्न बनते हैं उस प्रश्नों का उत्तर खुद से ढूंढने का प्रयास करो। तो ये जो टीचर की टीचिंग स्टाइल में चेंज हुआ, जो अभी वो ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज थे अब वो क्या हो गए हैं? तो 4 ऑप्शन है। ए है अ पैसिव ऑब्जर्वर, बी है एन एक्टिव कंस्ट्रक्टर एंड फैसिलिटेटर, सी है अ प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, डी है एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ टोटल इंस्टीट्यूशन। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा एन एक्टिव कंस्ट्रक्टर एंड फैसिलिटेटर। तो अब जो टीचर हैं वो ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज की जगह एन एक्टिव कंस्ट्रक्टर एंड फैसिलिटेटर हो गए हैं, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी है वो यह कहती है कि बच्चे टीचर के सिर्फ फैक्ट देने की बजाय अपने एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा सीखती है। तो सिर्फ टीचर्स ने एक थ्योरी में फैक्ट दे दिया, वो बच्चे को अच्छा समझ में नहीं आता। जब बच्चा खुद से करता है, खुद से एक्सपेरिमेंट्स करता है, या दूसरे बच्चों के साथ जब वो टीम वर्क करता है, तो ज़्यादा अच्छे से सीखता है। तो टीचर का काम सिर्फ नॉलेज को ट्रांसमिट करना नहीं है, बल्कि बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना और उसको एम्पावर करना है, ताकि बच्चा अपनी लर्निंग खुद कर सके। तो आप ये 2 मॉडल देख रहे हैं। एक ट्रांसमीटर मॉडल है जिसमें टीचर सेंटर में है और बाकी बच्चे पैसिव रिसीवर है, और दूसरा है फैसिलिटेटर मॉडल जिसमें नॉलेज सेंटर में है और टीचर और बच्चे आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो स्कूल में हमारे बच्चे होते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, अलग अलग कल्चर से होते हैं, और जब हम सारे बच्चों को, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चों को एक जैसा ट्रीट करते हैं और उनके फेस्टिवल्स भी साथ में मनाते हैं और उनको समानुभूति सिखाते हैं, उनको बाकी सोशल स्किल्स सिखाते हैं, और साथ ही साथ हम उनको फॉर्मल स्टडी भी करा रहे हैं, उनको सब्जेक्ट्स का ज्ञान भी दे रहे हैं, तो ये जो स्कूल है वो किसकी तरह फंक्शन कर रहा है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। अ रिसोशलाइजेशन कैम्प, बी अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर टू द फैमिली, सी अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, और डी एन इनफॉर्मल एजुकेशन सेटिंग। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है सी, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। तो जो स्कूल्स हैं वो एक ऐसे स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट है जिसमें हम जो सोसाइटी में डिफरेंट तरीके की डाइवर्सिटी या विभिन्नता होती है, और जो बाहर सोसाइटी में चैलेंजेस हैं, उनको एक तरीके से हम स्कूल में फेस करना सिखाते हैं, और जो हमें सोसाइटी में जो नियम कायदे से चलना है उनका अभ्यास भी हम स्कूल्स में कराते हैं, और अलग अलग कल्चर्स के लोगों को जानने का मौका मिलता है। इसलिए स्कूल को
दोस्तों, अब हम एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन को समरी फॉर्म में देख लेते हैं। तो 4 एजेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला है फैमिली, और उसका मोड ऑफ इन्फ्लुएंस है डायरेक्ट, और ये इनफॉर्मल तरीके से बच्चा इससे प्रभावित होता है, और ये बच्चे की बेसिक पर्सनैलिटी को फॉर्म करता है, बेसिक वैल्यूज़ को बनाता है, और फैमिली और बच्चे के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग भी होती है। दूसरा एजेंट है पीयर्स, जो कि डायरेक्ट है, और इसकी सेटिंग भी इनफॉर्मल है, और बच्चे की यूनिक आइडेंटिटी बनने में मदद करता है, और युवावस्था में बच्चे का जो बिहेवियर है वो भी पीयर ग्रुप की वजह से बहुत शिफ्ट होता है। फिर तीसरा एजेंट है स्कूल, जिसका मोड ऑफ इन्फ्लुएंस है डायरेक्ट, और एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है ये, और सेटिंग फॉर्मल होती है। स्कूल में बच्चा लोकतांत्रिक नियम कायदे सीखता है, क्रिटिकल थिंकिंग सीखता है, और सोसाइटी में कैसे रहना है इसका अभ्यास स्कूल से ही शुरू होता है। फिर चौथा और सबसे महत्वपूर्ण एजेंट है मास मीडिया, जिसका इन्फ्लुएंस इनडायरेक्ट होता है, और मास मीडिया सिर्फ एक बच्चे तक नहीं पहुंचता है, एक साथ कई हज़ार लोगों तक पहुंचता है, और ये ओमनी प्रेजेंट है, मतलब ये हर जगह है। ये फैमिली में भी है, पीयर्स में भी है, स्कूल में भी है, सोसाइटी में भी है, और मास मीडिया के माध्यम से जो समाज की सोच और संस्कृति बहुत रैपिड तरीके से बच्चे के पास पहुंचती है। पर इसमें एक नुकसान भी है, बच्चा इंटरपर्सनल फीडबैक नहीं दे सकता। जैसे कि बच्चे को अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आए तो बच्चा ये बोल नहीं सकता कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, या कोई प्रश्न है तो बच्चा प्रश्न नहीं कर सकता। तो ये एक नुकसान भी है मास मीडिया का। तो दोस्तों, सोशलाइजेशन सिर्फ नियमों को रटना नहीं है, बल्कि यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जिससे बच्चा पूर्ण रूप से मानव बनता है। यह शुरू तो परिवार से होता है, जहां बच्चा प्यार, व्यवहार और मूल्य सीखता है, और उसके बाद स्कूल में बच्चा अनुशासन, ज्ञान और समाज में रहने के नियम को सीखता है, और ये सारी सीखों से बच्चे के कॉग्निटिव, इमोशनल, मोरल और स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत सहायता होती है। तो अंत में एक टीचर और एक मार्गदर्शक होने के नाते हमारा रोल ये है कि ये सारे प्रभाव क्षेत्र आपस में अच्छे तरीके से जुड़े रहें, और हम एक ऐसा वातावरण का निर्माण करें जिसमें बच्चे बाधाओं से अपने आप को बचा सकें, और बच्चों को हम इतना सशक्त करें ताकि इस व्यापक समाज में बच्चे सक्रिय रूप से अपनी जगह बना सकें। तो दोस्तों, अगर आज का हाइब्रिड पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।